यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। आज का विषय बड़ा विचारणीय है और सोच करने लायक है और मुझे लगता है कि पूरे देश को इस विषय पर सोचना चाहिए। दिल्ली में जो दंगे हुए सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान और चांदबाग में जिस तरह से अंकित शर्मा हत्याकांड हुआ और कई एक लोगों के ऐसी सूचना है कि कई एक लोग लापता समाज के और जिनका अभी तक कोई सूचना नहीं है। मैंने पीछे भी कहा था कि ये संभव है कि जो दारुल इस्लाम बनाने की पॉलिसी भारत में चल रही थी वो जिन्ना के सहयोग से, जिन्ना के थॉट से और पाकिस्तान के सहयोग से हो सकता है कि वो चल रही हो। और ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने और कई एक स्टेटों की गवर्नमेंट ने पीएफआई और कई एक संगठनों पर बैन लगाकर और उनके लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके सिद्ध भी किया है कि इसमें संभव है कि एक दारुल इस्लाम बनाने के लिए भारत में ये गतिविधियां चलाई जा रही हो। अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी का विधायक है दिल्ली से, उसने जब स्टेटमेंट कहा कि ये मुसलमान था इसलिए इस पर कार्रवाई हुई ताहिर हुसैन पर और मुसलमान ना होता तो कार्रवाई ना होती, वो ये कहना चाहता है क्या कि भारत में दारुल इस्लाम वो बना चुका है और दारुल इस्लाम बनाने के बाद यानी कि हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन आने के बाद उसके बावजूद ताहिर हुसैन के खिलाफ कार्रवाई हुई है, गलत हुआ? या ताहिर हुसैन की जो कार्रवाई हुई है वो इस्लामिक है और इस्लाम के अनुसार है और आम आदमी पार्टी उसके पीछे सहयोग में है और आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है? क्या अमानतुल्लाह खान ये कहना चाहता है? अगर आम आदमी पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी हुई है तो क्या उसने, ताहिर हुसैन ने जो स्टेटमेंट दिया कि मैं उस समय जिस समय मैं फ़ोन कर रहा था, हमारे फ़ोन के रिकॉर्ड चेक कर दिए जाएं, हमारे फ़ोन के रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि मैं संजय सिंह से लगातार बात कर रहा था और संजय सिंह हमारे नेता हैं और नेता होने के बाद हम संजय सिंह से लगातार वार्तालाप कर रहे थे। अभी जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई तो उसके फोन के रिकॉर्ड ही निकाले गए और उन फोन के रिकॉर्ड के आधार पर ही उसके जो भारत के नक्सलिस्टों से संबंध हैं, भारत में जो जेएनयू के कुछ उमर खालिद जैसे नेताओं से संबंध हैं या टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो हिंदुस्तान में काम कर रहा है उसके साथ उसके जो संबंध हैं और उनके साथ लगातार वो गाइडेंस में था, लगातार वो फोन कॉल पर था, इसलिए फोन रिकॉर्ड के आधार पर दिल्ली की इन्वेस्टिगेटिंग टीमों ने ये पता किया कि ये क्या करना चाहता था और इसके षड्यंत्र, ये पूरा षड्यंत्र का मास्टरमाइंड था। षड्यंत्र का मास्टरमाइंड, ये मैं इस बात को नहीं मानता कि ये षड्यंत्र का मास्टरमाइंड था, ये एक मोहरा जरूर था और मोहरे होने के बावजूद, मोहरे होने के कारण ये सारी गतिविधियों को वो एग्जीक्यूट कर रहा था। इसकी पॉलिसी तो कहीं और बनी होगी, इसको देखना पड़ेगा कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी से ये जुड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पॉलिटिकल पार्टी ही इसके पीछे पूर्ण रूप से खड़ी हो। और उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी जानना पड़ेगा कि वो दुबई का जो कनेक्शन उनका निकलता है, वो जो खाड़ी में बार बार जाते हैं, खाड़ी में जाकर वो जो फंड कलेक्शन का काम करते हैं और मस्जिदों को जिस प्रकार से वो यहाँ फंडिंग करते हैं और मस्जिदों में मौलानाओं की, मौलवियों की जिस प्रकार से सैलरी देते हैं और दुनिया भर की जो फैसिलिटीज देते हैं, क्या वो पूरे एक षड्यंत्र का पार्ट था? भारत को दारुल इस्लाम बनाने की पॉलिसी थी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सीएए का विरोध ये विरोध नहीं था, एक्चुअली ये विरोध इस बात का था कि केंद्र की सरकार इस समय लगातार, जब से वो केंद्र में बैठे, उन्होंने बहुत सारी एनजीओज बंद की, उन्होंने पाकिस्तान कनेक्शन खत्म किए, उन्होंने इन एनजीओज की फंडिंग बंद की, वो लगातार नोटबंदी से लेकर और अभी तक की जो गतिविधियां चला रहे हैं, इनसे इनकी कमर टूटी है और चूंकि इनकी कमर टूट चुकी है इसलिए अब ये प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं और प्रोटेस्ट पर भी उतर आए हैं। तो केवल प्रोटेस्ट नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रही है, 3 टुकड़ों में बटे हुए हैं। एक तो प्रोटेस्ट कर रहा है संविधान हाथ में लेकर, दूसरा कह रहा है नहीं, हम सब साथ साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, ये देश हमारा देश है और इस देश के हम बाकायदा शहरी हैं। और तीसरा ग्रुप युद्ध कर रहा है, तीसरा ग्रुप लोगों की हत्याएं कर रहा है, दंगे कर रहा है। ये तीनों ही ग्रुप आपस में मिले हुए हैं। एक संविधान के नाम से लोगों को मोबिलाइज करे, एक ये कहे कि नहीं ये भी गलत है और वो ये कहे कि नहीं हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान में ऐसी गतिविधियां नहीं चलाई जानी चाहिए। इन तीनों की गतिविधि पर पूर्ण रूप से हमको ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सभी के पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड निकले। और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, अमानतुल्लाह खान के जो स्टेटमेंट आए हैं कि मुसलमान होने की वजह से ऐसा किया गया, तो मैं कहना चाहता हूं एग्जैक्टली बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मुसलमान होने की वजह से ही आतंकवाद फैल रहा है। पूरे विश्व का आतंकवाद आज की तारीख में 95% इस्लामिक चरमपंथियों के द्वारा फैलाया जा रहा है और जहां कहीं भी इस तरह की संसार में गतिविधियां हो रही हैं, वहां सब जगह पर ही ऐसा चल रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो यूएसए हो। यूएसए की जो घटनाएं हो रही हैं इस समय डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी इसलिए इस समय
इस्लामिक चरमपंथ से लड़ रहे हैं। अमेरिका यूरोप नहीं बनना चाहता है। यूरोप तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यूरोप तो ईसाइयों के हाथ से निकल चुका है और वो इस्लामिक हाथों में पहुंच चुका है। जिस प्रकार से यूएसए में जिस प्रकार से यूरोप में वो जो गतिविधियां चल रही हैं, मस्जिदों का जो जाल बिछ रहा है, यूरोप में जिस प्रकार से लेजिस्लेशन में चुनकर जा रहे हैं और जिस प्रकार से प्रोटेस्ट यूरोप में चल रहे हैं, वैसी गतिविधियां यूएस में भी जा चुकी हैं। यूएस ने जो अपना लिबरल व्यू अपनाया, लिबरल चेहरा दिखाया, उसका परिणाम निकला कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर बैठे तो इस प्रकार की गतिविधियां, सोमालिया की जो घटनाएं हुई, सोमालिया में जो आपस में मुसलमान लड़े, मुसलमानों के ग्रुप लड़े और इन मुसलमानों के ग्रुपों से निकलकर भागकर जो लोग यूएस पहुंचे, यूएस ने उनको शरण देते हुए बड़े बड़े अच्छे से नागरिकता दी। आज के जो प्रोटेस्ट वहां पर चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उन सब के पीछे वो लोग हैं, उनका नेतृत्व करने वाले ज्यादातर लोग वो हैं जो शरणार्थी हैं। और जिस प्रकार से ये खेल खेलते हैं कि वहां के लोकल सिटीजन्स को पहले गुड फेथ में लेते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम तो आपके साथी हैं, हम आपके दोस्त हैं और हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और जो ह्यूमन राइट का मामला दिखाते हैं, वो ह्यूमन राइट के मामले कि हमारे ऊपर अत्याचार हैं, यहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस्लाम के विरोधी लोग पैदा हो गए हैं। जैसे हिंदुस्तान में भी चल रहा है कि आज की हिंदुस्तान की सरकार इस्लाम विरोधी है। अगर इस्लाम ऐसा चरमपंथी है तो किसी भी देश की सरकार को विरोध करना ही पड़ेगा। अगर वो चरमपंथ के खिलाफ ये विरोध नहीं करेगा तो कल उसको गोलियां चलानी पड़ेंगी और परसों गृह युद्ध झेलना पड़ेगा। अगर उसको गृह युद्ध परसों का बचाना है तो आज उसको स्ट्रिक्ट होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज अगर उसने अपना पोलाइट रूप दिखाया, आज उसने सो कॉल्ड तथा कथित सेकुलर रूप दिखाया, तो यह संभव है कि कल हिंदुस्तान नहीं बचेगा। आज यूएसए लड़ रहा है जिसमें नेतृत्व करने वाले ज्यादातर लोग वो हैं जिनको उन्होंने शरण दी, जो वहां सेकुलरिज्म का चेहरा दिखाया गया। और बाद में वहां के लोग, क्योंकि हर देश में कभी न कभी ऐसा होता है कि कुछ दो ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाते हैं। यूरोप में भी, अमेरिका में भी व्हाइट वर्सेस ब्लैक का था। अब इन लोगों ने वहां जाकर ब्लैक्स को भड़काना शुरू कर दिया और एक कोई घटना हुई, असंतोष इतना फैल चुका था कि एक कोई घटना हुई तो ब्लैक के साथ मोहम्मडन्स जो बाहर से आए वो सब इकट्ठे हो गए और आज वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के खिलाफ चल रहे हैं। हिंदुस्तान में भी ये ऐसी ही गतिविधियां चलाते हैं कि हिंदुस्तान में उन्होंने एक नई थ्योरी बनाई कि आर्य वर्सेस अदर्स, और आर्य और अदर्स, अब आर्य एक तरफ और अदर्स के खिलाफ खड़े हो जाओ, अदर्स के साथ खड़े हो जाओ, अदर्स को किसी तरह से मोबिलाइज करो, भीम और मीम का नाम रखो, ये कहो कि नहीं दलित मुसलमान एक है। कभी ये होता है कि ये MY समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण है, कभी ये होता है कि दलित मुस्लिम भीम और मीम समीकरण है। क्या है ये वो लोग हैं जो देश को डिवाइड करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो देश का भला नहीं चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर ये गृह युद्ध की तरफ ले गए तो जो वर्ल्ड वाइड रिसर्चें कह रही हैं कि जिस प्रकार से खाड़ी खत्म हुआ, जिस प्रकार से यूरोप खत्म होने की कगार पर है, जिस प्रकार से अफ्रीका ऑलरेडी खत्म हो चुका है और जिस प्रकार से यूएस इस समय नंबर पर है, लैटिन अमेरिका में बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। आज बचा है तो भारत और चीन बचा है, पूर्वोत्तर का एशिया बचा है। पूर्वोत्तर का एशिया इसलिए बचा है क्योंकि यहाँ की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, चाहे वो बौद्ध परंपरा को मानता हो, चाहे वो हिंदू परंपरा को मानता हो, सनातन परंपरा को मानता हो, आर्य परंपरा को मानता हो, जैन परंपरा को मानता हो, वैश्वायक हो, लिंगायत हो, कपालिक हो, किसी भी प्रकार का हो, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनको 800 वर्ष तक मुस्लिम शासन होने के बावजूद नहीं उखाड़ा जा सका, उनके ऊपर 200 वर्ष तक क्रिश्चियन शासन होने के बाद नहीं उखाड़ पाए। तो अभी वो क्या है कि इनको आपस में जब तक नहीं लड़ाया जाएगा, जब तक इनको आपस में फूट नहीं डाली जाएगी, तब तक हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम नहीं बनाया जा सकता। कुछ लोगों का, जब मैंने पीछे एक लेक्चर दिया था तो उस पर कमेंट आया था कि दारुल इस्लाम तो उस दिन ही बन गया था हिंदुस्तान जिस दिन मीर कासिम ने हमला किया था और जिस दिन मुगलिया सल्तनत यहाँ पर स्थापित हो गई थी। जिस समय अफगान और मुगलों ने यहाँ पर राज्य किया था, उस समय दारुल इस्लाम बन चुका था। आप किस भूल में हैं जो कह रहे हैं कि दारुल इस्लाम बन जाएगा। उनको याद भी रखना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर पूरे हिंदुस्तान में, जहां पर पूरे हिंदुस्तान में मुगल शासन या आदिलशाही शासन या कुतुबशाही या निजामशाही हो चुकी थी, उस समय शिवाजी महाराज ने अकेले दम पर अपने साथियों हिंदू भाइयों को साथ में लेकर हिंदुस्तान में मुगल शासन को, मुस्लिम शासन को बेहतर कर दिया था।
इसलिए आज ये मत सोचिए कि अफ़गानिस्तान अगर मुस्लिम हो गया, अगर पाकिस्तान मुसलमान हो गया, अगर बंगाल मुसलमान हो गया, बांग्लादेश मुसलमान हो गया तो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान ख़त्म हो गया, या हिंदुस्तान में मुगल शासन आ गया, या हिंदुस्तान में पीएफआई जैसे संगठन जो अपने आप को ऐसा उनका विचार है कि वो हिंदुस्तान को इस्लामिक राज्य बना लेंगे, वो हो सकता है कि कांग्रेस उनके साथ मिलकर, कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकती है, या अनविज्ञता में वो कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जड़ें इतनी गहरी हैं कि आज हिंदुस्तान में हिंदवी स्वराज स्थापित करने के लिए पुनः एक राजा बैठा हुआ है और आज हिंदुस्तान में एक नई लहर चल रही है। इसलिए आज के हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की जनता को, एक एक व्यक्ति को यह सोचना पड़ेगा कि आज की सरकारें जो केंद्र में बैठी हुई हैं, जो कुछ राज्यों में बैठी हुई हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, वो जो जो स्टेप ले रही हैं, आंख बंद करके उनका समर्थन करना पड़ेगा। अगर आंख बंद करके उनका समर्थन न किया गया तो ये संभव है कि आप अगले 20 वर्ष में जो नई पीढ़ी आएगी, उस नई पीढ़ी को इस्लामिक चरमपंथ जैसा एक रिलीजन आप दे जाएंगे, हिंदुस्तान बिखरा हुआ हिंदुस्तान देकर जाएंगे। किस हिंदुस्तान में आप कोर्ट केस करेंगे, किस हिंदुस्तान में आप ये ध्वज लहराएंगे, किस हिंदुस्तान में आप ये स्वतंत्रता के गीत गाएंगे, कौन से हिंदुस्तान में आप फंडामेंटल राइट मांगेंगे, कौन से हिंदुस्तान में आप ह्यूमन राइट की दुहाइयाँ देंगे। जो ह्यूमन राइट की दुहाइयाँ देने वाले लोग हैं या जिनके मस्तिष्क में ह्यूमन राइट आज चल रहा है, उनको सोचना चाहिए कि ऐसी सिचुएशंस में कहाँ है ह्यूमन राइट पाकिस्तान में, कहाँ है ह्यूमन राइट बांग्लादेश में, कहाँ हैं ह्यूमन राइट वाले खाड़ी के देशों में, 56 कंट्रियों में इस तरह का शासन है, कहाँ हैं ह्यूमन राइट वाले अफ्रीकन कंट्रीज में। ह्यूमन राइट वाले केवल हिंदुस्तान में ही आ पाते हैं, ह्यूमन राइट वाले केवल यूएस में ही जा पाते हैं, ह्यूमन राइट वाले केवल यूरोप में ही जा पाते हैं, जहां लोग शांति से रहना चाहते हैं। इस इस्लामिक चरमपंथ से जो लोग लड़ रहे हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ क्यों खड़े हैं? क्योंकि भारत को 800 वर्षों तक इस इस्लामिक चरमपंथ से लड़ने की प्रैक्टिस है। 800 वर्षों तक जब एक छत्र राज्य हुआ करता था, तब भी हिंदुस्तान में राणा पैदा होते रहे, तब भी हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होते रहे, तब भी हिंदुस्तान में तानाजी पैदा होते रहे। तो आज अगर यूएस का अपना स्वभाव है कि यूएस जब तक यूके संसार पर राज्य कर रहा था तो वो यूके के साथ खड़े थे क्योंकि यूके के पास अनुभव था। आज यूएसए हिंदुस्तान के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि इस्लामिक चरमपंथ आज का सबसे बड़ा चैलेंज है, और आज के चैलेंज में, आज की सिचुएशन में हिंदुस्तान एक ऐसा अकेला कंट्री है विश्व में जो इस्लामिक चरमपंथ से 800 वर्षों तक लड़ा और आज तक लगातार लड़ रहा है। हिंदुस्तान को अनुभव है कि हमारे बीच में ही सपोले कैसे पाए जाते हैं, हमारे बीच में ही सांप कहां पाए जाते हैं, हमारे बीच में जयचंद कहां पाए जाते हैं, और उन जयचंदों को कैसे समाप्त किया जाता है। वो पॉलिटिकल पार्टियां बनाकर भी आते हैं, वो छोटी छोटी गतिविधियों पर कैंडल लाइट भी जलाते हैं, वो एनसीईआरटी के सिलेबस चेंज करते हैं, वो किताबें चेंज करते हैं, बच्चों के माइंड चेंज करते हैं, वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो किताबें लिखते हैं, और वो तमाम तरह की वेबसाइटें चलाते हैं और हिंदुस्तान का माइंड डाइवर्ट करते हैं। ये हिंदुस्तान को बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, हज़ारों वर्षों से हम इस तरह से लड़ते चले आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हस्ती बची है क्योंकि हम समझदार हैं, लेकिन हमारे सारे लोग समझदार नहीं हैं। इसलिए सबको चाहिए कि जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े, जिस प्रकार से राणा लड़े, उस प्रकार से हमको आज उनके साथ खड़े होना है। ऐसा ना हो कि हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा हो और जितने लोग लड़ रहे हों उससे ज़्यादा लोग बाहर खड़े होकर देख रहे हों। मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व बनता है कि आज इस इस्लामिक चरमपंथ, इस सिचुएशन में जिस समय ये देश की सरकारें उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही हों, जिस समय ये नारे लग रहे हों कि कोई मुसलमान है इसलिए उसके खिलाफ चार्जशीट लग गई, कोई मुसलमान है इसलिए उसके फ़ोन रिकॉर्ड किए गए, कोई मुसलमान है इसलिए उसके फ़ोन डिटेल्स निकाले गए। अरे भैया, फ़ोन डिटेल होंगे तब निकाले गए होंगे ना, अभी तो कोर्ट के सामने भी जाएगा, कोर्ट के सामने जाने के बाद वो फ़ोन डिटेल सामने आएंगे। मुसलमान है तो क्या छोड़ दिया जाए? क्या हिंदुस्तान में अब मुगल शासन हो गया है जो चरमपंथ को यहाँ पर अप्रिशिएट किया जाए और यहाँ सरताज बिठाया जाए? मुझे लगता है आज हम सबको सोचना चाहिए। नमस्कार। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।